नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या फिर पोर्शन है भारतीय इतिहास में, क्योंकि भारतीय इतिहास से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न इससे लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह न सिर्फ टीजीटी पीजीटी जैसे टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ यूपीपीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं इनके साथ साथ में उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें जो तथ्यों को शामिल किया गया है बहुत ही समराइज्ड रूप में इसको रखा गया है। साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी विस्तृत रूप से की जाएगी, जिसमें तथ्यों के साथ साथ व्याख्या के माध्यम से हम लोग डिटेल में भारतीय इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय जो यूरोपीय कंपनियां हैं किस क्रम में, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है, क्रम देता है कि किस क्रम में कौन कौन से देश की जो कंपनियां हैं, कौन कौन से देश हैं भारत आए हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो देश है पुर्तगाल था। ठीक, यानी पुर्तगाल, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेन, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेन यानी डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी है। भारत में इसी क्रम में यह लोग आते हैं। आगे देखते हैं। अब ये तो कंपनियां हो गई या फिर देश हो गई, इसके साथ ही साथ अब देखते हैं जितने भी देश हैं इनकी कंपनियों का क्या नाम है, स्थापना वर्ष क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो देश आपको पता है पुर्तगाल भारत में आया था, तो वहां की जो कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में। दूसरी कंपनी है इंग्लैंड, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, इसकी स्थापना पहले हो जाती है, जबकि पहले कौन आते हैं भारत में, पहले आते हैं डच। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी कंपनी है हालैंड, इसकी कंपनी देश है हालैंड, कंपनी का नाम है वेरिंग दे ओस्ते इंडिसे कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अगली जो कंपनी है वह है डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी नाम है डेनमार्क की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। अगली कंपनी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो देश है फ्रांस, इस देश की कंपनी का नाम था कंपनी देश इंड से ओरिएंटलस, इसकी जो स्थापना हुई है 1664 ईस्वी में हुई है। अगला जो देश है स्वीडन, स्वीडन की कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश जो ब्रिटेन है उसकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद डेनमार्क, फिर उसके बाद स्वीडन, तीनों का जो तीनों देश हैं इनकी कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और जो स्वीडन की ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अब हम आज पुर्तगाल के विषय में डिटेल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम पुर्तगाल के नाविक, किले और कौन कौन यात्री यहाँ पर आए, उनके कथन क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पुर्तगाल की बात करेंगे तो कोलंबस पहला व्यक्ति है, कोलंबस पहला व्यक्ति है जिसे वहां के शासक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, हेनरी द नेविगेटर के नाम से, वह लोगों को प्रोत्साहन देता था ताकि वह नए नए समुद्री मार्ग की खोज करें। अब आवश्यकता क्यों हुई नए समुद्री मार्ग की, और पहले के समुद्री मार्ग कौन से थे भारत में व्यापार करने के लिए? तो दो समुद्री मार्ग थे, एक था लाल सागर से, एक फारस की खाड़ी से होकर के जाता था। अब यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया, इसकी वजह से व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वह ठप हो गई, तो नए व्यापारिक मार्गों की खोज की प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कोलंबस जो है इटली का निवासी, इटली में जेनेवा एक स्थान है, वहां का निवासी था। 1492 ईस्वी में यह भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए निकला था, परंतु यह अमेरिका पहुंच जाता है। तो 1492 ईस्वी में इसने अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वास्को डी गामा है, जो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के कप कडाबू जो स्थल है, जो बंदरगाह है, वहां पर उतरता है और
कई पुस्तकों में यह जो तिथि है 20 मई की जगह पर 17 मई भी आपको देखने को मिलेगा। तो 17 मई और कई पुस्तकों में 20 मई। तो ध्यान में रखिएगा, जो कालीकट या कप्पगडावू है उससे कुछ दूरी पर ही एक स्थल था, वहीं पर यह जो वास्को डी गामा है यह रुक जाता है, यानी कई इतिहासकार मानते हैं यह 17 मई को ही पहुंच गया था, परंतु जो कालीकट कप्पगडावू बंदरगाह है वहां पर यह 20 मई को आया था। अब यह आया कैसे था? तो अब्दुल मजीद जो कि गुजरात का एक नागरिक था, इसी की सहायता से ये इसने समुद्री जो व्यापारिक मार्ग है उसकी खोज की थी, यानी अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। कालीकट जब आता है तो यहाँ का जो बादशाह राजा था उसकी जो उपाधि थी जमोरिन। ध्यान में रखना है, नाम नहीं था, जमोरिन इसकी उपाधि है, यह नाम नहीं था। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बादशाह अकबर, यहाँ पर बादशाह उसकी उपाधि है, अकबर उसका व्यक्तिगत नाम है। तो जमोरिन के अर्थ भी कई मतलब दो अर्थ भी होते हैं, एक होता है सामुद्रिक या फिर दूसरा है सामूरी। तो जमोरिन या सामुद्रिक या सामूरी इसी को कहा जाता है। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। जब पहली बार 20 मई 1498 को यह आया था, पहली बार यह 4 जहाजों में 170 व्यक्तियों के साथ आया था। 170 व्यक्तियों के साथ 4 जहाजों में। जुलाई 1497 ईस्वी में लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है वहां से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कहां से? लिस्बन से। यह जिस जहाज में सवार था उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो इसको ध्यान में रखिएगा, साओ गैब्रियल जहाज में सवार था। उस जहाज का जो कैप्टन था पैरो द एलेंकर। जिस जहाज साओ गैब्रियल जहाज में वास्को डी गामा था उसका कैप्टन था पैरो द एलेंकर। इसके साथ में इसका भाई भी था। इसके भाई का नाम था पाउलो द गामा जो कि साओ राफेल जहाज में था। पाउलो द गामा इसका भाई था, वास्को डी गामा का भाई था, जो कि साओ राफेल जहाज में था। यह पहली बार की बात है। यह दूसरी बार 1502 ईस्वी में आता है, 1502 ईस्वी में दूसरी बार, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत आता है, जहां पर कुछ महीनों के बाद ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है और कोचीन में ही इसको दफना दिया जाता है। कोचीन में 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं अब अगला व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, या फिर अगले नहीं, पहले हम देख लेते हैं कि पुर्तगाली कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ पे हैं, कौन कौन से किले हैं और कौन कौन से जो बस्तियां हैं पुर्तगाली लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रश्न खास करके नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी में पहले पूछा जाता है कौन सा किला था, पहला पुर्तगाली किला, परंतु अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको दे देगा या तो मिलान करने का, एक तरफ सन देगा एक तरफ बस्तियां देगा, या फिर देता है कि क्रम से लगाइए किस क्रम में यह बस्तियां या फिर किले स्थापित हुए थे। तो पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की जब बात की जाती है तो कालीकट में 1500 ईस्वी में, दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन 1501 में, तीसरी कन्नानौर 1502 में, और चौथी थी क्विलान या कोल्लम 1503 ईस्वी में। अगर हम किलों को देखेंगे, किले या फिर दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो पहला किला कोचीन में अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दूसरा जो किला है कन्नानौर या फिर कन्नूर में 1505 में स्थापित हुआ था। अब पुर्तगाली बस्तियों की अगर हम बात करेंगे तो पहली पुर्तगाली बस्ती कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित हुई थी, कालीकट में 1500 ईस्वी में। उसके बाद कोचीन 1501, बट किला 1502, कन्नानौर 1502, क्विलान या कोल्लम 1503, गोवा 1510, और चौल व धाबोल दोनों अलग अलग स्थल हैं। चौल व धाबोल 1522 में और पुन्नानी 1525 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्रम से इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहला व्यक्ति माना जाता है, पहला गवर्नर के रूप में इसकी नियुक्ति होती है। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है।
इसकी एक नीति बहुत ही प्रसिद्ध थी जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, वह नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी प्रश्न पूछता है कि किसका था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के समय चौल का युद्ध होता है 1508 ईस्वी में। 3 देशों की जो सेनाएं हैं उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया था। पहला था मिस्र, तुर्की और गुजरात। 3 देशों की, गुजरात एक प्रकार से उस समय देश ही माना जाता था, तो गुजरात, मिस्र, तुर्की तथा गुजरात। गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा तत्कालीन समय में वहां का शासक था। इन तीनों ने मिल करके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पराजित किया। उसके बाद 1509 ईस्वी में पहली बार जब युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में, तो जब यह पराजित हुआ था अल्मीडा, उसी युद्ध में इसका पुत्र भी मारा गया था। फिर 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने तीनों को संयुक्त रूप से पराजित किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चौल के युद्ध के नाम से यह प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका शासनकाल या समय काल है 1505 से 1515 ईस्वी तक। इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर अधिकार कर लिया। यानी गोवा पहले यूसुफ आदिल शाह के अधीन था, उस पर किसने, अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया। कब, 1510 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा। गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यह पहला यूरोपीय उपनिवेश भी है। ठीक, पहला यूरोपीय उपनिवेश या पहला पुर्तगाली उपनिवेश भी था भारत में। ठीक, भारत में पहला यूरोपियनों का पहला उपनिवेश या फिर पुर्तगालियों का पहला उपनिवेश कौन था, गोवा। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में होर्मुज, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित था, वहां पर अधिकार कर लिया। और 1510 ईस्वी में गोवा में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और वहीं पर इसको दफनाया भी गया। गोवा में, यानी गोवा जो कि पहला उपनिवेश था, यहाँ पर इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अगला जो व्यक्ति है नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 तक इसका समय काल रहा है गवर्नर के रूप में। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहली महत्वपूर्ण घटना थी 1530 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की। तो नीनो डी कुन्हा से पहले जो पुर्तगालियों के भारत में राजधानी थी वह थी कोचीन। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। एक किसको बनाया, गोवा को। पहले कौन सी थी, कोचीन। कब बनाया, 1503 ईस्वी में। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है 1534 ईस्वी में इसने बंगाल में एक स्थल है चटगांव, जिसे पोर्टे ग्रांडे या फिर महान बंदरगाह भी कहा जाता है। पोर्टो ग्रांडे या फिर महान बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर चटगांव तथा सतगांव में पुर्तगाली बस्तियों या फिर फैक्ट्रियों की स्थापना की। जब यह बंगाल में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना कर रहा था, उस समय बंगाल का जो शासक था वह था महमूद शाह। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि नीनो डी कुन्हा के समय सतगांव में जब पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हो रही थी, बंगाल का शासक कौन था, तो महमूद शाह था। इसी के समय हुगली में पेड्रो तवेरस ने हुगली की स्थापना की थी। व्यक्ति कौन है, पेड्रो तवेरस। स्थल है हुगली की स्थापना। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नीनो डी कुन्हा जो है, नीनो डी कुन्हा, इसका नाम बाबरनामा में भी मिलता है। बाबरनामा में कुन्हा का नाम अनवर के नाम से उल्लिखित है। ठीक, कुन्हा का नाम क्या है, अनवर, बाबरनामा में मिलता है। और नीनो डी कुन्हा जो है यह बाबर के दरबार में भी गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1534 ईस्वी में इसने सालसेट, बसीन और दीप पर, ठीक, सालसेट, बसीन और दीप पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ 1535 में बंबई और 1559 ईस्वी में दमन पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक, तो यह प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1537 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा का
क्या कहते हैं, गुजरात को लेकर के, गुजरात पर अधिकार को लेकर के, दमन और दीप जो क्षेत्र है वहां पर अधिकार को लेकर के युद्ध होता है दोनों के बीच में, क्योंकि जो मुगल बादशाह है हुमायूं ने गुजरात पर क्या कहते हैं आक्रमण किया था। उस समय यह भाग करके पुर्तगालियों से सहायता ली थी और सहायता में इसने वचन दिया था कि जब हम जीत जाएंगे तो दमन पुर्तगालियों को दे देंगे, परंतु यह अपनी बात से मुकर जाता है। फिर समझौते के रूप में बहादुर शाह जो है वह समझौता करने पुर्तगालियों की जहाज में समुद्र में जाता है, जहां पर विवाद होने पर ऐसा माना जाता है कि पुर्तगालियों ने उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसमें डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, घटना है 1537 की। अगला जो गवर्नर है अल्फांसो डिसूजा है, 1542 से 1545 ईस्वी में इसका समय काल है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, जेसुइट संत जो थे फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे, किसके समय, अल्फांसो डिसूजा के समय। अगला जो गवर्नर जनरल है वह है गवर्नर जो है एटानियो द नोराना है, 1572 ईस्वी में इसका समय काल है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, अकबर ने इसके साथ समुद्री यात्रा की थी। अकबर ने इसके साथ में एंटोनियो दो नोरोना के समय के साथ में समुद्र की यात्रा की थी। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य है, पुर्तगालियों द्वारा एक व्यवस्था व्यापार के क्षेत्र में चलाई जाती थी जिसे आर्मेडा और कार्टेज और आर्मेडा कहा जाता था। कार्टेज का क्या अर्थ होता था, कार्टेज का मतलब होता था परमिट, यानी समुद्र में व्यापार कौन कौन करेगा, उसके लिए समुद्र जो व्यापारिक मार्ग है उसके द्वारा जो व्यापार करने जाएगा, यानी उस रास्ते से जो जाएगा, तो पुर्तगालियों से इनको किसी भी शासक को क्या लेना होता था, परमिट यानी अनुमति पत्र लेना होता था। यहाँ तक कि अकबर भी पुर्तगालियों से अनुमति पत्र प्राप्त करता था। और आर्मेडा क्या होता था, नौसेना या सैन्य टुकड़ी होती थी। दोनों को संयुक्त रूप से कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहा जाता था, जिसका जनक कैस्ट्रो को माना जाता है। यानी कार्टेज आर्मेडा जो व्यवस्था है इसका जनक कैस्ट्रो को माना जाता था। इसमें क्या होता था, तो जो परमिट प्राप्त करना सबसे पहले आवश्यक था। जब परमिट मिल जाती थी किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए, यानी मान लीजिए किसी को गुजरात से जाना हो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक, तो वहां पर उसको अगर जाना होगा तो अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा। अब मान लीजिए उसने अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया है, तो उस अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद जब यह व्यापार प्रारंभ करेगा समुद्र में, उस जहाज के साथ, जो जहाज होगी उस जहाज के साथ पुर्तगालियों के छोटे छोटे सैन्य जहाज उसकी सुरक्षा के लिए साथ में जाते थे। पर इसमें एक पक्ष यह भी है कि वह सैन्य सुरक्षा के लिए जहाज के लिए तो जाते ही थे, परंतु वह इस बात का भी, पुर्तगाली इस बात का भी ख्याल रखते थे कि जिन वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिनका व्यापार सिर्फ पुर्तगाली कर सकते हैं, वह उस जहाज में न जा रहा हो, ठीक। यानी यह कभी भी उस जहाज में चेकिंग भी कर सकते थे कि प्रतिबंधित वस्तुएं तो उसके साथ में नहीं जा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई, इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्विजिशन, ठीक। कब, 1560 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखिएगा। अकबर के समय जब अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, उसी समय उसे विभिन्न धर्मों के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा उसमें जगी। उसने ईसाई जैन और हिंदू धर्म से विभिन्न महत्वपूर्ण विद्वानों को अपने दरबार में यानी इबादत खाने में बुलाया था। उसी क्रम में पुर्तगालियों की तरफ से 3 मिशन जो है भेजे गए थे। देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल थे। जब पहला मिशन भेजा गया था, रुडोल्फ बार एक्वाविवा, एंटोनी मानसेराट और एनरिक क्वेच 1580 ईस्वी में पहला पुर्तगाली मिशन भेजा गया था। व्यक्तियों को याद रखिएगा, रुडोल्फ बार एक्वाविवा, एंटोनी मानसेरेट और तीसरा जो व्यक्ति है एनरिक क्वेच। दूसरा जो पुर्तगाली मिशन आया था वह 1591-92 ईस्वी में आया था, एडवर्ड लेटाने और क्रिस्टोफर डिवागा के साथ। तीसरा जो पुर्तगाली मिशन है
इमैनुअल जेरोम जेवियर और पिनहेरो तथा बेनेडिक्ट डी गोएज, 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। 1595 ईस्वी में आया था। पहला और तीसरा जो मिशन है इसमें 3-3 व्यक्ति शामिल थे, जबकि दूसरे में 2 व्यक्ति, एडवर्ड लैटाने तथा क्रिस्टोफर डिवागा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है, क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से व्यक्ति आए पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से प्रथम पुर्तगाली मिशन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, तो 3 नाम दे देगा और एक तीसरे में से, पहले में से 3 नाम दे देगा या फिर दूसरे में से 1-2 नाम दे देगा और तीसरे में से आपको फिर सेलेक्ट करना होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है पुर्तगालियों के समय की में क्या था कि पुर्तगालियों की राजकुमारी एक थी कैथरीन ब्रेगांजा। पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा। इनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। ब्रिटेन के राजकुमार का क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। इसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में, अब सोचिए पुर्तगाली बंबई किसका है, भारत का हिस्सा है। शादी कहाँ, यूरोप में हो रही है। दहेज के रूप में स्थान कौन सा दे रहे हैं, भारत में। इतने भारत के शासक उस समय निर्बल थे कि यूरोप में शादी हो रही है, भारत में बंबई को वह दहेज के रूप में दे रहे हैं। जब चार्ल्स द्वितीय से होती है तो चार्ल्स को 1661 ईस्वी में बंबई दहेज के रूप में पुर्तगालियों से मिला। ठीक, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा जिनका विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में 1661 ईस्वी में बंबई प्राप्त होता है। उसी बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम, ठीक, बाजीराव प्रथम ने 1739 ईस्वी सालसेट और दीव पर सालसेट और बसीन पर अधिकार कर लिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में पुर्तगाली सिक्कों की अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न कई बार आया है कि नाम दे देता था सिक्के, फिर उसके बाद उसमें देता था कि यह किस देश के सिक्के थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुर्तगाली जो सिक्के थे उनको क्रूजेडा, दुकत और रेस कहा जाता था। 3 प्रकार के सिक्के थे, क्रूजेडा, दुकत और रेस। यहाँ से प्रश्न अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन सी वस्तुएं लाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आलू, तंबाकू, मक्का, पपीता, अमरूद, मूंगफली, बादाम, लीची, संतरा, काजू, चीकू, मिर्च और अनानास, इतनी वस्तुएं इन्होंने भारत में लाई थी। ठीक, 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। कब, 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी और पहली पुस्तक जो है 1663 ईस्वी में स्थापित प्रकाशित की गई थी। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस और 1663 ईस्वी में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय क्या था, जब भारत आजाद हो जाता है उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्यवाही करके गोवा, दमन और दीव पर ऑपरेशन विजय के माध्यम से अधिकार किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, डेट याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है 19 दिसंबर 1961 को। अगर हम पुर्तगालियों के पतन की बात करते हैं तो पहला जो इनका पतन का कारण था, एक तो धार्मिक नीति इनकी थी, क्योंकि यह बहुत भारी संख्या में लोगों को ईसाई बना रहे थे, जिसकी वजह से स्थानीय शासक तथा स्थानीय लोग भी परेशान हुए। इनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। साथ ही साथ अन्य यूरोपीय कंपनियों से भी इनकी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि पुर्तगालियों के आने के बाद डेनमार्क के, अंग्रेजों के, फिर उसके बाद फ्रांसीसी कई कंपनियां जो फ्रांसीसियों की, फिर स्वीडन की कई कंपनियां जो हैं भारत में आती हैं, तो को लेकर के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो धीरे धीरे जिसमें यह लोग पीछे होते जाते हैं।
अगला जो कारण है, पुर्तगाल पर स्पेन का नियंत्रण 1580 ईस्वी से 1640 ईस्वी। स्पेन जो है उसका नियंत्रण उसने 1580 पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। इस वजह से जितने भी नीति निर्माण हैं वह स्पेन के माध्यम से होने लगे। इसके कारण भी पुर्तगाली तो यहाँ पर उपनिवेश स्थापित थे उनमें या पुर्तगाली सत्ता में पतन हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण कई ऐसे कथन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कथन किसने कहा था, तो 2-3 कथन है, उसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। अल्फांसो डिसूजा जो एक पुर्तगाली नागरिक थे, इनका एक कथन है, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में क्रास यानी धर्मदंड, ठीक, धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु उन्हें बहुत अधिक सोना नजर आया। यानी जब भारत में आते हैं तो उन्हें बहुत अधिक सोना नजर आया, तो क्रास को अलग रख करके एक हाथ से जेबें भरने शुरू, यानी जो धर्मदंड था, ठीक, उसको अलग रख करके एक हाथ से जेबें भरनी शुरू कर दी। और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गई तो उन्हें एक हाथ से नहीं संभाला जा सका, तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अल्फांसो डिसूजा का कथन है, प्रश्न कई बार इससे पूछा गया है। अगला जो कथन है एडिरॉस का कथन है, पुर्तगालियों का कोई साम्राज्य तो था ही नहीं, पुर्तगालियों का कोई साम्राज्य तो था ही नहीं, क्योंकि वे तो पूर्णतया गहरे समुद्रों के नियंत्रण पर ही आश्रित थे। यानी आपने देखा होगा कार्टेज और आर्मेडा जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से वह समुद्रों पर अधिकार रखते थे। इसी को लेकर के एडिरॉस का कथन है कि पुर्तगालियों का कोई साम्राज्य तो था ही नहीं, क्योंकि वे तो पूर्णतया गहरे समुद्रों पर ही नियंत्रण रखते थे। आगे देखते हैं, पुर्तगाली यात्रियों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, क्योंकि यहां से बराबर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो पुर्तगाली यात्री है डुआर्ट बाराबोसा है, 1500 से 1516 ईस्वी के बीच में यह भारत में रहता है। यह अल्बुकर्क का दुभाषिया था, ठीक, अल्बुकर्क का दुभाषिया था और कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक, कृष्णदेवराय के समय जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय थे उनके समय विजयनगर की यात्रा की थी। महत्वपूर्ण यह है कि इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। ठीक, किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था उसका वर्णन डुआर्टे बारबोसा ने किया। इसका एक कथन भी महत्वपूर्ण है। क्या कथन है, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं फिर भी सुदृढ़ हैं, यानी जो लोगों के आवास हैं वह छप्पर के हैं फिर भी वह सुदृढ़ है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। यह कथन किसका है, बाराबोसा का है। अगला कथन है इसी का, मलक्का कैम्बे के बिना, कैम्बे यानी खंभात, खंभात को कैम्बे कहा जाता था, मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और कैम्बे मलक्का के बिना नहीं रह सकता अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बना रहना है। यानी इसका बाराबोसा का कथन है कि मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता, कैम्बे मलक्का के बिना नहीं रह सकता यदि उन्हें बहुत अधिक धनी और समृद्ध बनना है तो। अगला जो कथन इसका है, राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी, यानी राजा कृष्णदेवराय इसके समय थे जब यह आया था, तो राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार जीवन बिता सकता है। उससे कोई नहीं पूछेगा कि वह ईसाई है, यहूदी है, मुस्लिम है या फिर हिंदू है। ठीक, उससे कोई नहीं पूछेगा कि वह ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है। यह विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। आगे देखते हैं, अगला जो यात्री है डोमिंगो पायस है, इसका समय काल जो भारत में है 1520 से 22 ईस्वी के बीच में है। यह भी कृष्णदेवराय के समय आया था, यह भी कृष्णदेवराय के समय आया था। इसका एक दो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के विषय में यह वर्णन में कहता है, इस शहर को एक जगह से पूरा नहीं देखा जा सकता, यानी विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा था उसको एक जगह से पूरे शहर को पूरे शहर को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। यह रोम के समान वैभवशाली एवं अत्यंत रमणीक है। यह संपूर्ण विश्व का सर्वोत्तम नगर है। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से इतना ही कथन काट करके पूछ लेता है, यह कथन किसने कहा या फिर किसने विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह रोम के समान वैभवशाली तथा अत्यंत रमणीक है। साथ ही साथ यह संपूर्ण विश्व का सर्वोत्तम नगर है। यह राजा कृष्णदेवराय के विषय में, डोमिंगो जो पायस है, यह राजा कृष्णदेवराय के विषय में वर्णन करता है, लिखता है कि राजा मझले कद का, गोरा रंग और अच्छी काठी का था। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं और वह महान विद्वान तथा न्यायप्रिय शासक है। वह विदेशियों को सम्मानित करता है, किंतु कभी कभी उसे क्रोधावेश का दौरा भी पड़ता है। यानी विजयनगर के जो शासक तत्कालीन थे राजा कृष्णदेव राय, उनके विषय में बताता है कि वह मझले कद के थे। ठीक, मझले यानी कम हाइट उनकी थी, सामान्य का लंबाई थी। साथ ही साथ वह क्या कहते हैं, गोरे रंग के और अच्छी कदकाठी के थे। उनके चेहरे पर चेचक का दाग था। वह क्या कहते हैं, महान थे, महान विद्वान थे तथा विदेशियों का स्वागत करते थे, उन्हें सम्मानित करते थे, परंतु कभी कभी क्रोधावेश में, यानी कभी कभी बहुत तेजी से उनको अचानक से गुस्सा भी आ जाता था। इसीलिए कह रहा है क्रोधावेश का दौरा भी पड़ता है। अगला जो यात्री है, पुर्तगाली यात्री है, फर्नांडिस नूनीज है, जो 1535 से 1537 ईस्वी के विषय में के बीच में आया था। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्युत देवराय के समय में यह आया था। किसके समय में? अच्युत देवराय के समय में यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। यह एक घोड़े का व्यापारी था। विजयनगर के बाजारों का वर्णन करते हुए कहता है, विजयनगर साम्राज्य वहां जो बाजार लगते थे उनके विषय में लिखते हुए कहता है कि प्रचुर मात्रा में फल, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते हैं। यानी विजयनगर के जो बाजार हैं वह प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते हैं। और सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते हैं और सभी सस्ते हैं। यानी जो फल हैं सभी सस्ते हैं। साथ ही साथ बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है, वो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो व्यक्ति है फादर एंटोनियो मांसरेट, आपने देखा था जब पुर्तगाली मिशन अकबर के समय में आया था तो यह भी उसमें शामिल थे। तो वह 1580 ईस्वी में अकबर के समय आते हैं। लैटिन भाषा में इनकी एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। मगोलिकन लिगेशन इज ए कमेंट्री ऑन द एम्बेसी द मुगल की यह पुस्तक है। इसकी फादर एंटोनियो मांसेराट की, को ध्यान में रखिएगा। यह अकबर के पुत्र मुराद के शिक्षक थे। ठीक, अकबर के पुत्र मुराद के शिक्षक थे, पुर्तगाली भाषा को सिखाते थे। किसको? मुराद को। भारत के विषय में यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के नगर दूर से देखने में बड़े सुहावने लगते हैं। भारत के नगर दूर से देखने में बड़े सुहावने लगते हैं, किंतु अंदर से देखें तो संकरे और बेतरतीब नजर आते हैं। आप अभी जाओगे कई ऐसे असल जो पहले से बसे हुए हैं, दूर से तो अच्छे लगेंगे, परंतु जब आप पास में जाओगे, वहां पर जब उस शहर में प्रवेश करोगे ना, तो रोड जो सड़क है वह ढंग से बनाए गए हैं, ना तो घर एक क्रम से बनाए गए हैं। ठीक, इसी के विषय में एंटोनियो मांसेराट लिखते हैं। आगे लिखते हैं मुगल सैन्य शिविर के विषय में। कहते हैं मुगलों के जो सैन्य शिविर लगाए जाते थे उसके विषय में कहते हैं कि बादशाह, शहजादों और अमीरों के अलग अलग बाजार हैं जिन्हें उर्दू कहा जाता है। यानी सैन्य शिविरों में भी बाजार लगते थे जिसमें बादशाहों के, शहजादों और अमीरों के अलग अलग बाजार होते थे जिन्हें उर्दू कहा जाता था। सती प्रथा के विषय में यह लिखते हुए कहते हैं विधवाओं को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता था ताकि उन्हें जलने पर दर्द महसूस न हो। सामान्यतः उन्हें बलपूर्वक ही चिता पर बिठाया जाता था। सती प्रथा के विषय में मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं विधवाओं को सती होने से पहले उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन करवाया जाता था, नशीली दवाओं का सेवन कराया जाता था ताकि वह बेहोश हो जाएं और उन्हें जलने का जो दर्द है वह महसूस न हो, और सामान्यतः उन्हें बलपूर्वक ही चिता पर बिठाया जाता था। यह वर्णन करते हैं कि अकबर जो है
अकबर जो है उस समय बालनाई संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय हुआ करता था। बालनाई संप्रदाय के संतों का बहुत ज्यादा सम्मान करता था और उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए नंगे पांव और खुले बालों के साथ जाता था, यानी नंगे पांव और खुले बालों से जाता था। मानसराट ने मांडू के रथ सप्तमी उत्सव, नर की होली और मुहर्रम का भी वर्णन किया है, को ध्यान में रखिएगा। मांडू के रथ सप्तमी उत्सव और नर की होली और मुहर्रम का भी वर्णन किया है। अगला जो व्यक्ति है, जो यूरोपीय पुर्तगाली यात्री है, जान जुरंदा है, जो 1608 से 1617 के बीच में भारत में यह रहता है। यह आगरा को विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक मानता है। इसका कहना है कि आगरा विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। अहमदाबाद को वह वस्त्र के व्यापार का बड़ा केंद्र बताता है। अहमदाबाद को वस्त्र के व्यापार का बड़ा केंद्र बताता है, जहां पर बाफ्ता, छींट, बेनामीस और अन्य प्रकार के वस्त्रों का व्यापार होता था। बाफ्ता, छींट, बेनामीस जो है यह वस्त्रों के प्रकार हैं, इनका व्यापार यहाँ से होता था। खूबसूरती और व्यापार के मामले में कैम्बे, जो खंभात जिसे कहा जाता है, भारत का बहुत अच्छा शहर है, को भी ध्यान में रखिएगा। बुरहानपुर में कीमती पगड़ियां, रेशम व जरी के पटुके, छींट, बैरीमी तथा जरबक नामक वस्त्रों का निर्माण होता था। तो यह जो जानकारी किसने दी है, जान जुरेंदा ने दी है। ठीक, तो यह इतने पुर्तगाली यात्री हैं जो विभिन्न समय काल में भारत में यात्रा करते हैं। कई विजयनगर साम्राज्य जाते हैं और कई मुगल साम्राज्य में अकबर के साथ साथ कई जगहों की यात्रा भी करते हैं। तो उन्होंने भारत के विषय में अपना विवरण प्रदान किया है। तो आज का जो लेक्चर है पुर्तगाली कंपनियों का और पुर्तगाली यात्रियों का बस समाप्त होता है। जो कुछ भी अभी इसमें बचा होगा, कुछ युद्ध बचे होंगे या फिर उसको अगले वाले लेक्चर में हम लोग शामिल करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी तथ्य ऐसा जो आपके एग्जाम के लिए होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको छोड़ा ना जाए, सभी को यहाँ पर पूरा डिटेल से उसका विवरण प्रदान किया जाए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से क्लास के विषय में अपने विचारों को साझा जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में लोग और अच्छे में सुधार कर सकें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।